चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामपुर से अगली खबर, जहां आजम और अब्दुल्ला की अहम मीटिंग। रामपुर उपचुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी के नाम पर चर्चा हुई। परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाने ना बनाने पर मंथन किया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको रामपुर से दे दें। आजम और अब्दुल्ला की शाम 6 बजे के करीब मीटिंग शुरू हुई और सपा प्रत्याशी के नाम को लेकर इसमें चर्चा हुई। तो बड़ी खबर रामपुर से है, क्योंकि रामपुर में ही प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है और निश्चित तौर से आजम खान को ये फैसला लेना है। लेकिन असमंजस परिवार के सामने ये है कि परिवार के किसी सदस्य को चुनाव मैदान में उतारे या नहीं, क्योंकि जो उपचुनाव इससे पहले हुआ था उस वक्त भी आजम खान ने अपने करीबी को उतारा था और एक बार फिर से चर्चा चल रही है। अब्दुल्ला आजम के साथ ये बैठक कर रहे हैं, सलाह मशविरा हो रहा है कि आखिर किया क्या जाए और परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाया जाए या न बनाया जाए, इस पर चर्चा चल रही है। एबीपी गंगा पर देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम, आजम खान और जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, करीबी लोग, उनसे चर्चा का दौर चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, रामपुर के सपा दफ्तर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद है। अब्दुल्ला आजम भी मौजूद है और इसके साथ साथ आजम खान। और चलिए सीधे रुक करते हैं रामपुर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान जुड़ गए। उबैदुर रहमान, ये बैठक कब से चल रही है, क्या क्या मुद्दे हैं, परिवार से कौन से नाम सामने आ सकते हैं, परिवार के बाहर अगर कुछ हुआ तो कौन लड़ सकता है चुनाव? देखिए अखिलेश, मैं इस वक्त आजम खान के उसी दफ्तर में हूं जहां पर मीटिंग चल रही है। हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं और ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पर आजम खान अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ले रहे हैं। अब्दुल्ला आजम साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा जो उनके दोस्त हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नसीर खां, वो हैं। वो तमाम आजम खान के करीबी लोग जो हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और एक गोपनीय मीटिंग वहाँ पर ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर चल रही है। मीडिया को अलाउड नहीं किया गया है क्योंकि बहुत गहन चिंतन चल रहा है और आजम खान ने 6 बजे का टाइम दिया था, जो कार्यकर्ताओं को बुलाया था, लेकिन खुद आजम खान और अब्दुल्ला आजम लगभग 50 मिनट की देरी से आए हैं और अब मीटिंग शुरू हो चुकी है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर मीटिंग ये चल रही है और जो कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं अभी और एक के बाद एक आ रहे हैं। और जो मुद्दा है वो आज का एजेंडा जो है मीटिंग का वो यही है कि आजम खान अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ ये मंथन कर रहे हैं कि जिस सीट पर आजम खान 10 साल जब पहुंचे हैं तो बहुत सारे लोगों से बात हुई होगी और बहुत सारी चर्चाएं भी चलती हैं। जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं जिनके साथ मशविरा करना है आजम खान को, उनके बीच क्या चर्चा है? कार्यकर्ता क्या चाहते हैं कि आजम के परिवार का कोई हो या बाहरी कोई हो? देखिए बिल्कुल, जो ज़्यादातर कार्यकर्ता हैं उनका कहना यही है कि अगर जिताऊ कैंडिडेट की बात करें तो डॉक्टर तजीन फातिमा जो आजम खान की पत्नी है वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हो सकती हैं, लेकिन आजम खान उनको चुनाव मैदान में उतारेंगे या नहीं, ये अभी जो सलाह और मशवरा है वो चल रहा है। क्योंकि आजम खान के परिवार के अलावा भी किसी और नाम पर चर्चा हो सकती है, उसको तय किया जा सकता है। बिल्कुल नया नाम भी आ सकता है क्योंकि पिछले लोकसभा के उपचुनाव में भी हमने देखा कि आजम खान ने आसिम राजा को, जो अपने कार्यकर्ता थे पुराने, उनको चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन नतीजा क्या हुआ, रामपुर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है उसमें समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसलिए आजम खान ने आज बड़ी मीटिंग बुलाई है और जो पुराने से पुराने कार्यकर्ता उनके थे वो देखने को मिल रहे हैं और कई सौ कार्यकर्ता जो है इस वक्त दारुल अवाम, जो इनका आजम खान का दफ्तर है जिसमें हम खड़े हुए हैं, इसमें मौजूद हैं। और बिल्कुल, और उबैदुर रहमान नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि मीटिंग ये चल रही, इसी में ये तय होगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बसपा नेता शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से उम्मीदवार डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 7वें नंबर पर शिवपाल यादव का नाम है। हालांकि डिंपल यादव के नामांकन में शिवपाल यादव नजर नहीं आए थे, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब सपा ने चुनाव प्रचार के लिए जो लिस्ट जारी की उसमें शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक का दर्जा दिया गया है। सपा ने तीनों उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें अखिलेश यादव, किरण नंदा, रामगोपाल यादव, आजम खान, जया बच्चन, नरेश उत्तम पटेल, शिवपाल सिंह यादव, माता प्रसाद पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य, मनोज पांडे, धर्मेंद्र यादव के नाम शामिल हैं। पिछले दिनों शिवपाल यादव ने मैनपुरी चुनाव को लेकर कहा था कि सपा उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद अपनी भूमिका की खुलासा करेंगे।
अब प्रचारकों की लिस्ट जारी होने से साफ हो गया है कि सपा का गढ़ रही सीट पर शिवपाल अपने परिवार को मजबूती देते नजर आ सकते हैं। मैनपुरी लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने आज अपने 3 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में आला कमान की मोहर लगते ही भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट और मुजफ्फरनगर की खतौली और रामपुर विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए। मैनपुरी लोकसभा सीट से भाजपा ने रघुराज शाक्य को, जबकि रामपुर से आकाश सक्सेना और खतौली से राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया है। शिवपाल यादव के बेहद करीबी रघुराज शाक्य इटावा से 1 बार विधायक और 2 बार सपा से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इसी साल शाक्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे, जिनका मुकाबला अब मैनपुरी सीट पर सपा की डिंपल यादव से होगा। अखिलेश यादव जी के पास यादवों में कोई है कहाँ? परिवार भी नहीं, पत्नी रह गई हैं। खुद विधायक हैं करहल से, पत्नी को सांसद बनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन बन नहीं पाएंगी। वहीं खतौली सीट से भाजपा ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है। वहीं रामपुर से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना आजम खान के धुर विरोधी हैं और 2022 में आजम खान से चुनाव हार चुके हैं। आजम की सदस्यता रद्द होने में आकाश की अहम भूमिका रही है। आजम के खिलाफ 43 मुकदमों में आकाश सीधे पक्षकार है। भाजपा की तरफ से नामों का ऐलान होते ही तीनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया है। मैनपुरी से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने नामांकन पत्र खरीदा। शाक्य की उम्मीदवारी घोषित होती है मैनपुरी में भाजपा के दफ्तर में सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। बुधवार को दोपहर 1 बजे रघुराज शाक्य मैनपुरी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। खुद विधायक हैं करहल से, पत्नी को सांसद बनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन बन नहीं पाएंगी। जनता की आवाज मोदी, योगी, कमल निशान, रघुराज शाक्य जीतेंगे, भाजपा जीतेगी। वहीं रामपुर से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने कहा कि रामपुर में आजम खान का अध्याय खत्म हो गया है और अब रामपुर में विकास और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव होगा। देखिए, आजम चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। रामपुर में अब सिर्फ विकास की बात होगी और सिर्फ विकास की बात होगी। रामपुर को वापस उद्योग नगरी की श्रेणी में लाएंगे। अपने पति की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद खतौली से भाजपा का टिकट पाने वाली राजकुमारी सैनी ने अपनी जीत का दावा किया है। बज्जी चुनाव था, हम इस नजरिए से देख रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है। हम तो समाज सेवा करते रहेंगे और समाज सेवा ही करते आए हैं। तीनों सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है और 5 दिसंबर को मैनपुरी, रामपुर और खतौली में वोट डाले जाएंगे। यूपी उपचुनाव में अब सीधी टक्कर भाजपा और सपा के बीच होने जा रही है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस दोनों दलों ने उपचुनाव से किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने ये कहते हुए खतौली, मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि पार्टी ने अब अपना ध्यान जल्द ही उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों पर लगा दिया है। हमारे यहाँ नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव है, सीधे 15 दिन में 10 दिन में जो भी डेटें मिल जा रही हैं। एक तो बड़ा कारण यह भी है। वहीं खतौली और मैनपुरी में उपचुनाव लड़ रही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी आजम खान की सीट रही रामपुर में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन अपने इस फैसले पर ओम प्रकाश राजभर गठबंधन धर्म का पर्दा डाल रहे हैं। हमारे साथ प्रेमचंद प्रजापति जी साथ रहते हैं, उनकी पार्टी है भागीदारी पार्टी। उन्होंने कहा कि हम रामपुर चुनाव लड़ेंगे, हमके लड़ाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ अपनी जाति को बढ़ावा देने के लिए बाकी जातियों को साइडलाइन कर दिया। समाजवादी पार्टी के पास यादव छोड़ करके दूसरा कैंडिडेट मैनपुरी में नहीं मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि मैनपुरी में सपा को यादव वोटों के अलावा अन्य जातियों के वोट नहीं मिलेंगे और जो सीटें कभी सपा का गढ़ कहलाती थी वो अब सिर्फ गड्ढा भर रह गई हैं। यूपी को गड्ढा मुक्त करने की अंतिम तारीख फिर सिफर साबित हुई। अब मुहिम की मियाद 30 नवंबर तय की गई है। महराजगंज में धनेवा मोड़ चौराहे से चौक मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली करीब 1 किलोमीटर सड़क जगह जगह टूटी हुई है। सड़क का हाल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जिले में 6 करोड़ की लागत से 668 किलोमीटर को गड्ढा मुक्त किया जाना था और ये आप देख सकते हैं कि शहर से सटे ये जो सड़क है बिल्कुल ये चौक रोड से ये जाती है और इस सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये वो सड़क है जिससे ठूठीबारी, सिसवा, सिंदूरिया सहित तकरीबन सैकड़ों गांव के लोगों का आना जाना है। इस सड़क से सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है। लोग आए दिन सड़क में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन विभाग इसकी तरफ
ध्यान नहीं दे रहा है। यूपी सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 नवंबर तक की तिथि तय की थी, लेकिन अब ये मियाद बढ़कर 30 नवंबर हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर ग्राम विकास विभाग के सीएम आवास योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां सीएम योगी ने 34,500 लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त का ऑनलाइन ट्रांसफर किया और 39,000 आवास लाभार्थियों को चाबी दिया। लाभार्थियों के गृह प्रवेश की बधाई दी। मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 905 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने जिन 34,500 घरों की पहली किस्त जारी की, उनकी कुल कीमत है 426.94 करोड़। तो जिन 39,000 आवासों के लाभार्थियों की चाबी दी गई, उनकी कुल लागत है 478.49 करोड़। यानी यूपी सरकार को गृह प्रवेश वाले आवासों की कुल लागत 905.43 करोड़ आई है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने केंद्र सरकार की सराहना की और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश के विकास की बात की। व्यक्ति की जवान पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम है, इसलिए आज के प्रत्येक तबके को योजनाओं का लाभ मिला, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद प्राप्त हुआ। आवास योजना से जो लोग वंचित थे, सीएम के मुताबिक उन्हें भी घर दिलवाया गया और जिनका नाम सूची में नहीं था, उनको भी आवास का लाभ दिया गया। लखनऊ में यजदान बिल्डर्स के अलाया अपार्टमेंट को जमींदोज करने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदे गए घरों पर एलडीए का हथौड़ा चलता देख रहे इन फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत मिल गई है, जब हाईकोर्ट ने एलडीए को प्रयाग नारायण रोड पर बने अलाया अपार्टमेंट में तोड़फोड़ को तुरंत रोकने के आदेश दे दिए। फ्लैट मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल अपार्टमेंट ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है। यजदान बिल्डर्स और अलाया अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों ने एलडीए की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिस पर सोमवार को ही हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ रोकने के आदेश दे दिए थे। इसके बावजूद अपार्टमेंट पर एलडीए का दौड़ा चलता रहा, जिस पर हाईकोर्ट ने एलडीए को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से एलडीए को काम रुकवाने के लिए कहा था, हालांकि काम नहीं रुका। हाई कोर्ट ने एलडीए को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि अभी वो फिलहाल 24 घंटे के लिए काम रुकवा दे इस मामले में। अब इस मामले में बुधवार को हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट ने बिल्डर और एलडीए दोनों को पूरे दस्तावेज के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिए। ऐसे में अलाया अपार्टमेंट फ्लैट खरीदने वालों की सारी उम्मीदें हाई कोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। बुलंदशहर के धरपा गांव में अंडरपास में गंदा पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के निवारण के लिए सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने खुद मोर्चा संभाला और अंडरपास में भरे गंदे पानी में उतरकर नाराजगी जताई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गंदे पानी की वजह से न सिर्फ पैदल चल रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बाइक सवार लोगों को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसके साथ ही प्रदीप चौधरी ने रालोद मुखिया जयंत चौधरी पर भी जमकर निशाना साधा। हम यहाँ से निकलकर एक कार्यकर्ता के यहाँ जन्मदिन में जा रहे थे, तो हमने देखा यहाँ 2-3 मोटरसाइकिल गिरी पड़ी थी पानी में। जैसे पानी में गिरी थी तो हमने जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन करा, अन्यवर यहाँ पे जो है ना ये स्थिति है। उन्होंने तुरंत कहा कि यहाँ की वीडियो बनाओ और भेजो, मैं इनके खिलाफ FIR कराऊंगा। इसके पहले 11 नवंबर को प्रदीप चौधरी ने बुलंदशहर में 18 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज की गुणवत्ता जांच के लिए बाकायदा फावड़े से सड़क की खुदाई की थी, वो भी एक नहीं 3 अलग अलग जगहों पर। विधायक प्रदीप चौधरी को ओवरब्रिज के निर्माण में घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने की शिकायत मिली थी। 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम का अब किसान अवतार सामने आया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का ये नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ट्रैक्टर पर चढ़कर खेत जोतते दिखाई दे रहा है। पैरोल के 40 दिनों को राम रहीम जमकर एंजॉय कर रहा है। सत्ताईस मिनट का ये वीडियो यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम का है। हालांकि ये खेती कम राम रहीम का वीडियो शूट ज्यादा नजर आ रहा है। राम रहीम पिछले दिनों अपने 2 गाने भी रिलीज कर चुका है और अब ये किसान अवतार सामने आया है। राम रहीम की पैरोल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती भी मिली थी, लेकिन याचिका को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था।
वहीं मुरादाबाद पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गैंग को पकड़ा है। गैंग ठगी के इस धंधे को बाकायदा समानांतर बैंकिंग के रूप में ऑपरेट कर रहा था। कैमरे के सामने अपने चेहरे छिपा रही इन युवतियों को मुरादाबाद पुलिस ने कोतवाली इलाके के चड्डा कॉम्प्लेक्स नाम की इमारत से हिरासत में लिया, जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। पुलिस को खबर मिली थी कि चड्डा कॉम्प्लेक्स में तीसरी मंजिल पर एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जहां से ये युवतियां और कॉल सेंटर संचालक लोगों को फोन करके लोन दिलाने के नाम पर भरोसे में लेते थे और फिर उनसे ऑनलाइन ठगी करके खातों में जमा रकम उड़ा लेते थे। इसी सूचना पर मुरादाबाद की सिविल लाइन और सदर कोतवाली पुलिस ने मिलकर कॉल सेंटर पर छापा मार दिया। छापे के दौरान पुलिस टीम ने पूरे कॉल सेंटर की छानबीन की और वहां पर लगाए गए कंप्यूटर्स और सर्वर को जब्त करके अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने छापे के दौरान कॉल सेंटर संचालक को भी मौके से हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने बाकायदा एक बिल्डिंग किराए पर ले रखी थी, जिसमें करीब 20 लड़कियां टेलीकॉलिंग के लिए नौकरी पर रखी गई थी। और उत्तर प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। देश में 2 दिन के पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है, जिसे सी विलेज 22 नाम दिया गया है। इसका मकसद भारत के समुद्री तटों को मुंबई अटैक जैसी घटनाओं से सुरक्षित रखना है। मुंबई आतंकी हमलों के बाद समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की ओर उठाए गए कई अलग अलग उपायों की मंजूरी के लिए इस एक्सरसाइज के संबंध में 2018 में विचार किया गया था। ये इस एक्सरसाइज का तीसरा संस्करण है। भारतीय नौसेना के संचालन में किए जा रहे इस सुरक्षा अभ्यास के लिए तट रक्षक बल, सीमा शुल्क विभाग और दूसरी समुद्री एजेंसियों को तैनात किया गया है। यह अभ्यास प्रमुख थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज यानी कि ट्रोपेक्स की ओर से एक बिल्डअप है, जिसे भारतीय नौसेना हर 2 साल में आयोजित करती है। यह अभ्यास भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा और वार्षिक आर्थिक क्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें सभी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। कपकपाती ठंड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। पहाड़ हो सड़क सभी जगह सफेद चादर बिछी है। पहाड़ियों ने भी सफेद चादर ओढ़ रखी है। युद्ध स्तर पर बर्फ हटाया जा रहा है, लेकिन लगातार बर्फबारी जारी है। ताजा बर्फबारी के कारण श्रीनगर करगिल, श्रीनगर पुंछ, श्रीनगर गुरेज और श्रीनगर तंगधार पर सड़क संपूर्ण रूप से ठप हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर शीतलहर का हमला तेज हो गया है। कश्मीर और लद्दाख में दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। आमतौर पर कश्मीर और लद्दाख में दिसंबर के महीने में इतनी ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार नवंबर में ही ठंड लोगों को कपकपा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस बदले मौसम से पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। समय से पहले पड़ने वाली इस ठंड के पीछे ग्लोबल वार्मिंग की वजह बताया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।